हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स एंड ये इस सीरीज का फर्स्ट सेट है। यहां पे मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं 90% ऑफ द क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जामिनेशन में जरूर पूछे गए हैं, इसलिए ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एक न एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिल सकता है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। पहला ही क्वेश्चन मैंने लिया है उड़ीसा पुलिस सब इंस्पेक्टर का, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ, वहां से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है? द इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज। इंडियन इकोनॉमी को आप क्या डिस्क्राइब करोगे? आइदर मिक्स्ड इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहां पे सबसे पहले इनको हम समझेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। यहां पे जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसको ऑन करता है एक प्राइवेट इंडिविजुअल। एंड ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसका कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की फाइनेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगी यूएस। यूएस की जो इकोनॉमी है वो बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म है। उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी जस्ट अपोजिट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको कौन ऑन करता है? एक प्राइवेट इंडिविजुअल। लेकिन यहां पे कलेक्टिव ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है। यहां पे जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। एंड फाइनेस्ट एग्जांपल इज क्यूबा एंड चाइना। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा नाम वैसा काम। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी, ठीक है। एंड ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ये दिया था जेएम केन्स ने। एंड फाइनेस्ट एग्जांपल इज आइसलैंड, स्वीडन एंड इंडिया। नाउ अगर यहां पे हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है? हम जानते हैं देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटीज। हम क्या प्रोड्यूस करेंगे और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। जैसे क्या हम फूड प्रोड्यूस करेंगे या क्लॉथ प्रोड्यूस करेंगे या हम कोई मशीनरी प्रोड्यूस करेंगे या कुछ और प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है? फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। अब सोसाइटी में अमीर भी है गरीब भी है, हम ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो ज्यादा गरीबों के लिए हैं या ऐसे लग्जरियस गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो ज्यादा अमीरों के लिए हैं। ये हो गई सेकंड प्रॉब्लम। एंड हाउ दीज गुड्स आर प्रोड्यूस। एंड थर्ड प्रॉब्लम है टेक्निक पे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे। आइदर लेबर इंटेंसिव या यानी कि हम इस तरह से प्रोडक्शन करेंगे जहां पे ज्यादा लेबर लगेंगे या इस तरह से प्रोडक्शन करेंगे जहां पे ज्यादा मशीनें लगेंगी, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी यहां पे क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट इज। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, सबसे पहले हम समझेंगे ये ट्रांसफर पेमेंट होता क्या है। यहां पे मैंने सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन किया है। जो ट्रांसफर पेमेंट है ना, ये वन वे पेमेंट है, इसका रिटर्न कुछ नहीं होता है। यानी आपको पैसे मिल रहे हैं लेकिन आपने किया कुछ नहीं है। जैसे आपको घर वाले आपको पैसे देते हैं लेकिन आपने कोई भी काम नहीं किया, उनको आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। जहां पे एक्सचेंज में कुछ भी नहीं दिया जाता है, यानी पेमेंट तो होती है लेकिन उसके बदले में कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स आपसे नहीं ली जाती है। अब आओ आप क्वेश्चन पे, ओल्ड एज पेंशन। क्या ओल्ड एज पेंशन
ट्रांसफर पेमेंट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ऐसे रखो। बोनस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, अब देखो एक एम्प्लॉय कहीं पे काम करता है, उसको फिर बोनस मिलता है, यानी काम के बदले में ही उसको बोनस मिलता है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ लैंड, कमीशन भी ट्रांसफर पेमेंट में नहीं आती है। उसके बाद रिटायरमेंट पेंशन एंड ओल्ड एज पेंशन, इन दोनों में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। देखो रिटायरमेंट पेंशन क्या होती है? रिटायरमेंट पेंशन एक एम्प्लॉय को मिलती है जब वो रिटायर हो जाता है, वो 30 या 40 साल कहीं पे काम करता है, उसके बाद इसके बदले में उसको रिटायरमेंट पेंशन दी जाती है। रिटायरमेंट पेंशन किसी आम को, अगर कोई एम्प्लॉय नहीं होगा उसको ये नहीं दी जाती है, इसका मतलब ये भी रिटर्न में है, तो ये भी हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। सिर्फ ओल्ड एज पेंशन, ये ओल्ड एज है तो वो रिटर्न में उसको कुछ भी नहीं देता है, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, इनमें किसको नेशनल इनकम कहा जाता है? जल्दी से जरा आप इसका आंसर कीजिएगा। देखो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जल्दी से आप यहां पे ढूंढो कहां पे है नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम किसके इक्वल है? अभी हमने पढ़ा नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों सेम है। अब यहां पे हम ऑप्शन पे आते हैं। देखो जीडीपी माइनस कैपिटल डेप्रिसिएशन, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जब हम कैपिटल डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, जो जी है ना वो एन बन जाता है, यानी ये इक्वल हो जाएगा एनडीपी। जो ग्रॉस है वो नेट बन जाता है जब हम कैपिटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। अब देखो एनडीपी बनाइए तो एनडीपी नेशनल इनकम नहीं होता है। उसके बाद एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो यही हमारे पास नेशनल इनकम है, लेकिन यहां पे इनने कुछ माइनस किया है, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे हम आते हैं। देखो ये जो करंट प्राइसेस है ना, इसका मतलब होता है मार्केट प्राइस। यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको मार्केट प्राइस सिखाया है, तो यहां पे करंट प्राइसेस है, तो दोनों एक ही होते हैं। देखो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना होता है ना, हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस कर देते हैं। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसके इक्वल होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब ये वैल्यू इधर आप रखो तो आपके पास बनेगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये माइनस इनटू नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मैं लिखूंगा सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स है ये, मैं लिखूंगा इनडायरेक्ट टैक्स आईटी माइनस एस लिखूंगा मैं सब्सिडी के लिए। जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो अंदर से जो निशानियां है ना वो चेंज हो जाती हैं, तो हमारे पास बनेगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस को या करंट प्राइस को हो, माइनस बनेगा इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो ये बनेगी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पे आओ, देखो एनएनपी एट करंट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, यही है ना, तो हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग डिफलेटर इज अ टूल फॉर, नाउ नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो डिफलेटर है, जिसको हम जीडीपी डिफलेटर भी कहते हैं, ये क्या करता है? देखो जो जीडीपी डिफलेटर है ना, ये कैलकुलेट करता है इन्फ्लेशन, ठीक है, और जो जीडीपी डिफलेटर है, जीडीपी डिफलेटर, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ये जीडीपी डिफलेटर का फॉर्मूला होता है। एंड जीडीपी डिफलेटर क्या करता है?
ये इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? एडजस्टिंग फॉर चेंजेस इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल तो इन्फ्लेशन हो गया ना, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? देखो, फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर एंड इनकम पॉलिसी है ना, उसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगा, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड उसकी इनकम कितनी होगी, यानी टैक्स एंड पब्लिक डेट। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बजट वाज जीएसटी फर्स्ट मेंशन्ड? जरा मुझे यहां पे आंसर करो, जीएसटी सबसे पहले कौन सी बजट में मेंशन किया गया था? जल्दी से जरा मुझे आंसर बताओ। देखो, इसका करेक्ट आंसर है जो जीएसटी है ना, ये फर्स्ट टाइम 2006-7 में, जो 2006-7 की बजट थी उसमें इसको मेंशन किया गया था। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे पार्ट्स हैं, इनमें से कौन सा पार्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो बजट है ना इंडिया की, उसी को कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट है? 3। कौन कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? ट्रेजरी बिल्स, यानी ट्रेजरी बिल्स बजट में इंक्लूड नहीं होता है। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी वाज एडॉप्टेड बाय? हम सब जानते हैं इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन इंडिया में इसको किसने एडॉप्ट किया था? जल्दी से जरा इसका आंसर कीजिएगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी वाज एडॉप्टेड इन इंडिया बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी फॉर फूड क्रॉप्स इज फिक्स्ड बाय? एमएसपी कौन फिक्स करता है? बिकॉज ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट आज हर कोई एमएसपी के बारे में जानता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। नाउ ये एमएसपी है क्या? एमएसपी एक ऐसा रेट है जिस पे गवर्नमेंट परचेज करती है क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, यानी गवर्नमेंट फसलों को खरीदती है फार्मर से, और ये किस तरह से सेट होता है? जितनी फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है ना, जैसे राइस, अगर राइस की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 100 है, तो गवर्नमेंट किस रेट पे खरीदेगी? मल्टीप्लाई करेगी 1.5 से। ठीक है, तो इस तरह से एमएसपी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एंड एमएसपी में एट प्रेजेंट 22 क्रॉप्स हैं, जिसमें 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 रबी क्रॉप है एंड 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ठीक है, और एमएसपी को कौन सेट करता है? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। एमएसपी को सेट करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग स्कीम फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड? ये क्वेश्चन भी उड़ीसा पुलिस सब इंस्पेक्टर में अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया था, और यहां पे मैंने आंसर ऐसे ही बता दिया है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। लेकिन ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1995। ये एक वेलफेयर प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको एडमिनिस्टर करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड इसके अंदर 3 स्कीम्स पहले आती थी। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, उसके बाद नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम ये भी आती थी, एंड नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। फिर 2000 में एक और स्कीम इसके अंदर ऐड हुई, उसका नाम है अन्नपूर्णा स्कीम। इस अन्नपूर्णा स्कीम में सिर्फ सीनियर सिटीजन इंक्लूड होते हैं, एंड उन सीनियर सिटीजन को इंक्लूड किया जाता है जिनको नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम
इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। हालांकि वो एलिजिबल है, लेकिन किसी कारण से उनको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। वो किस में आते हैं? अन्नपूर्णा स्कीम में। इस स्कीम के थ्रू 10 kg ऑफ फूड ग्रेन हर महीने इनको दिया जाता है जिनकी एज अबव 65 ईयर से ज्यादा हो। और यहां पे एक चीज याद रखनी है, इनको बेनिफिट नहीं मिलता है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय। फिस्कल पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन आपके लिए है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी भी एक पॉलिसी है, उसका नाम क्या है? उसका आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं, ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी कंट्री की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, जोड़ देना पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ, उसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पे हमारे पास जो सी ऑप्शन है, अलोइंग फ्री मूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक एलिमेंट्स अमंग डिफरेंट सोसाइटीज या डिफरेंट कंट्रीज, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following will not be ordinarily considered an outcome of globalization? इनमें से कौन सा आउटकम नहीं है ग्लोबलाइजेशन का? तो यहां पे है टैरिफ बैरियर्स। देखो, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये हमारे पास जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। फिर एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग किसको कहते हैं? आउटसोर्सिंग जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर करती है ना कि आप मेरा काम करो, जैसे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एड एजेंसीज बहुत होती हैं, फिर कोई कंपनी उनको हायर करती है कि आप हमारे प्रोडक्ट का ऐड करो, तो उसी को कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो यहां पे टैरिफ बैरियर्स को खत्म किया जाता है, ना कि ये आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद होम इज द कैश रिजर्व रेशियो कैप्ड। सीआरआर किसके पास रखा जाता है? देखो, जो कैश रिजर्व रेशियो है ना, ये बैंक रखता है। किसके पास रखता है? आरबीआई के पास रखता है। एक होता है सीआरआर, दूसरा होता है एसएलआर, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो एसएलआर है वो बैंक अपने पास रखता है, और सीआरआर किसके पास रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखता है। यहां पे जो करंट पॉलिसी रेट एंड रिजर्व रेशियो है, ये मैंने आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं, इनको आप यहां पे देख सकते हो। यहां पे स्क्रीनशॉट लो, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जहां पे रेपो रेट 5.90%, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.6%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.15%। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो है बैंक रेट, रेपो रेट, ये है, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। ये जो दो है ना, ये ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। Next question, which factor is not considered while calculating physical quality of life index? इनमें से कौन से फैक्टर को कंसिडर नहीं किया जाता है जब हम कैलकुलेट करते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहते किसको हैं। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो मेजर करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। कोई इंडिविजुअल है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है या वेलबींग ऑफ कंट्री क्या है, उसी को मेजर करता है। इसमें कितने फैक्टर्स हैं? 10 फैक्टर्स हैं। बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इन तीनों को इक्वल वेट असाइन किया जाता है, और जो स्केल है जो इस्तेमाल होता है 0 से लेके 100 तक। नाउ ये जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, इसको डेवलप किया गया था मिड 1970s में एज एन अल्टरनेटिव ऑफ जीएनपी। पहले क्या होता था? जीएनपी एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन मॉरिस डेविड ने मिड 1970s में एक अल्टरनेटिव, जीएनपी का एक अल्टरनेटिव डेवलप किया, और उसका क्या नाम था? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। लेकिन प्रेजेंटली अगर हम बात करें, इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाउ जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ है,
ये इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? लिटरेसी रेट प्लस इंडेक्स्ड इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट एंड इंडेक्स्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी और डिवाइडेड बाय 3, यानी इनकी एवरेज ली जाती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पे आओ, तो यहां पे पर कैपिटा इनकम कंसिडर नहीं किया जाता है, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about the Gini coefficient is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट Gini coefficient? सबसे पहले ये जो Gini coefficient है ये क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। Gini coefficient मेजर करता है रिलेटिव पॉवर्टी। अब ये रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी जब हम डिफरेंट सोसाइटीज या डिफरेंट ग्रुप्स को हम कंपेयर करते हैं ना, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ये एक सोसाइटी है, ये दूसरी सोसाइटी है, जब इन लोगों को इनके साथ हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे यहां पे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं इनके कंपैरिजन में, यानी कंपेयर किया जाता है, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, ये मैं हूं और ये है अडानी। अडानी और मुझे अगर कंपेयर किया जाएगा ना, तो यहां पे मैं गरीब लगूंगा। ठीक है, अगर मुझे किसी और इंसान के साथ कंपेयर किया जाएगा जो मुझसे थोड़ा गरीब है, तो ये क्या हो गई? रिलेटिव पॉवर्टी। यानी जो जिनी कोफिशिएंट है ये मेजर करता है इनइक्वालिटी। जब हम आपस में कंपेयर करेंगे वहां पे हमें इनइक्वालिटी के बारे में पता चलेगा, यानी इट प्रोवाइड्स एन इंडेक्स टू मेजर इनइक्वालिटी, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है, जब जी की वैल्यू 0 है इट मींस दैट एवरीवन गेट्स द सेम इनकम। हर एक को क्या है? सेम इनकम है। अगर जी की वैल्यू 1 है तो इट मींस ओनली 1 पर्सन गेट द होल इनकम। सारी इनकम किसको मिल रही है? एक अडानी को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? यहां पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, यहां पे हमने एक सीक्वेंस बतानी है। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है यानी पहले छोटा फिर उससे ज्यादा हो जाएगी। जैसे जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक विलेज है, इस विलेज में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो पहले क्या होगा? पहले यहां पे एक रास्ता बनेगा, ठीक है, जहां पे मतलब बहुत सारे लोग चल सकते हैं। फिर एक टाइम आएगा यहां पे रोड बनेगी, फिर वो रोड और बड़ी बनेगी, फिर यहां पे शहर बनेगा। इस तरह से डेवलपमेंट होगी। वही यहां पे हमने देखना है। देखो, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, सबसे पहले इनकम ये आएगा ए नंबर पे। क्यों? देखो, जब हम देखेंगे कोई फैमिली, किसी फैमिली को कंसिडर करो, इस फैमिली में सबसे हम पहले हम देखेंगे यहां पे कोई ना कोई एक बंदा हो जो कि अर्निंग करता हो, यानी इस फैमिली की कुछ ना कुछ इनकम हो। एक जब कुछ टाइम होगा उसके बाद हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम, यानी जरा और ऊपर जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या है। अभी मैंने आपको बोला जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ है इससे बेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी फिर चौथे नंबर पे आएगा। तो इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी? पहले इनकम, दूसरे पे पर कैपिटा इनकम, फिर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 21-22 की, अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई उसमें जो इंडिया का रैंक है ना वो है 132। पहले इंडिया का रैंक था 130, यानी 2020 की अगर हम बात करेंगे उस वक्त रैंक था 130, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एट प्रेजेंट यानी 2022 का जो इंडिया का रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो है 132। और इसको पब्लिश कौन करता है? इट इज पब्लिश बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस फॉर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और सबसे पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये रिलीज हुआ था इन द ईयर 1990। ठीक है, और जो मेन गोल है ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के वो क्या है? एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चॉइस एंड फ्रीडम, ये आपको पता होना चाहिए। एंड जो प्रेजेंट यानी जो 2022 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसका थीम क्या था? अनसर्टन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 4 इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जाता है।
एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग सेकंड, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग तीसरा, एंड ग्रॉस नेशनल इनकम, लेकिन ये होता है पर कैपिटा। तो ये है इसके 4 इंडिकेटर्स। उसके बाद जो 2021-22 की जो रिपोर्ट है, यानी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। दूसरे नंबर पे नॉर्वे, तीसरे नंबर पे आइसलैंड। उसके बाद अगर हम देखेंगे एशियन रीजन में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है श्रीलंका की, जिसका रैंक था 73। उसके बाद चाइना का रैंक था 79, भूटान का था 127, और इंडिया से जो पीछे थे ना, वो थे नेपाल एंड पाकिस्तान। यह आपको पता होना चाहिए, कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इंडिया से बेटर परफॉर्मेंस किसने किया। बांग्लादेश, भूटान, चाइना, श्रीलंका ने बेटर परफॉर्मेंस की, और इससे जो कम परफॉर्मेंस है वो नेपाल एंड पाकिस्तान की। इसी के साथ एक और इंडेक्स है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये दूसरा इंडेक्स है। इसमें 3 डायमेंशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड द लेबर, और इसमें इंडिया का रैंक है 122। बस इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? इनमें से कौन सा मेथड नहीं है जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं? जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखो, प्रोडक्ट मेथड, ये भी मेथड है हमारे पास। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं है। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।